दूसरा पॉइंट है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत से 38 सवाल पूछे गए हैं नीट में PYQ। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई। प्रोकैरियोटिक में जो सीमाएं होती हैं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं, वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अपंक कवक, प्रोटोजोआ सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने वाले कारक इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति जो होती है एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाभ और पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा में क्या पाए जाते हैं? कसाभ और पक्षमाभ भी पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जाइगोट बनने के विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। दूसरा का पहला पॉइंट है क्राइसोफाइट। इस समूह के अंतर्गत डाई एटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मिस्ट आते हैं। क्राइसोफाइट में डाई एटम, सुनहरे शैवाल और डेस्मिस्ट आते हैं। स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। क्राइसोफाइट स्वच्छ जल, लवण, समुद्र पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। क्राइसोफाइट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बाहर जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं डाई एटम में कोशिका भित्ति जो होती हैं साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। कोशिका भित्ति में साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिच्छादित कवच बनाती हैं। भित्तियों में सिल्लिका होती है। इन भित्तियों में सिल्लिका होती है जिस कारण ये नष्ट नहीं होती हैं। इस प्रकार मृत डाई एटम अपने परिवेशवास स्थान में मरा हुआ डाई एटम अपने परिवेशवास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को डाई एटमी मृदा कहते हैं। करोड़ों वर्ष में जमा हुए इस अवशेष को डाई एटमी मृदा कहते हैं। करणमय होने के कारण इस मृदा का जो होता है उपयोग पालिश करने में, तेल तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। पालिश करने में तेल तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। क्राइसोफाइट समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। दूसरा पॉइंट है डाइनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होती हैं। इनके उपस्थिति प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीला, हरा, भूरा और नीला अथवा लाल दिखते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं।
डाइनोफ्लैजिलेट में बाह्य सतह सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डाइनोफ्लैजिलेट दो कसाब होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं दो कसाब के होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच के खाँच में उपस्थित होते हैं। जिसके एक लंबवत तथा दूसरी अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाँच में उपस्थित होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या विस्फोट होता है। प्रायः लाल डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या जो होता है विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल तरंगे दिखने लगता है। जिससे समुद्र का जल जो होता है लाल तरंग दिखने लगते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। इतनी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनिया लैक्स। डाइनोफ्लैजिलेट के उदाहरण हैं गोनिया लैक्स। और दूसरा का तीसरा पॉइंट है यूग्लिनाइड। इनमें से अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। जो एक जगह स्थिर होता है उसमें यूग्लिनाइड पाए जाते हैं। स्वच्छ जल और मतलब यूग्लिनाइड स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, और जो जल स्थिर होता है उसमें भी पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति की जगह पर प्रोटीन युक्त पदार्थ के परत पेलिकुलित होती हैं। प्रोटीन युक्त पदार्थ के परत पेलिकुलित होती हैं। यूग्लिनाइड में प्रोटीन युक्त पदार्थ के परत पेलिकुलित होती हैं जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है। यूग्लिनाइड के संरचना को लचीला बनाती हैं। यूग्लिनाइड के संरचना को इनकी संरचना को लचीला बनाती हैं। इनमें दो कसाब होते हैं। यूग्लिनाइड में दो कसाब होते हैं, एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। और यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी होती है। जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये प्रकाश संश्लेषी होती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है यूग्लिनाइड में, तो सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो मतलब जिस समय सूर्य की प्रकाश नहीं होता है उस समय सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों की उपस्थिति वर्णकों के समान होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं, यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णक के समान होते हैं। उदाहरण यूग्लिना। और चौथा पॉइंट है औपंक कवक। औपंक कवक पर मृतपोषी प्रोटिस्टा है। औपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। सड़ती हुई टहनी तथा पत्ती के साथ गति करते हुए पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। औपंक कवक जो होते हैं अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। कई फीटों तक की लंबाई का हो सकता है। औपंक कवक कई फीट की लंबाई तक का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। औपंक कवक जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। इनके बीजाणुओं का जो परिक्षेपण होता है वायु के साथ मिलकर होता है। और पांचवा पॉइंट है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं परपोषी होते हैं और परभक्षी परजीवी के रूप में रहते हैं। प्राणियों के पुराने संबंधी हैं। प्राणी के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ प्राणी के पुरान संबंधी हैं। और प्रोटोजोआ के 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। अमीबी प्रोटोजोआ में जो जीवधारी होते हैं स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाते हैं।
और अमीबी प्रोटोजोआ में कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। कूटपाद की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनके समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा परजीवी होते हैं। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबा जो होते हैं परजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ में एंट अमीबा परजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ में एंट अमीबा परजीवी होते हैं। ये है डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड और पंख कवक। ये हैं पैरामीशियम। दूसरा पॉइंट है कसाबी प्रोटोजोआ। कसाबी प्रोटोजोआ में इसके समूह जो होते हैं सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर कसाबी प्रोटोजोआ के शरीर पर कसाब पाया जाता है। कसाबी प्रोटोजोआ के शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिससे निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। कसाबी में निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपेनोसोमा। कसाबी प्रोटोजोआ के उदाहरण ट्रिपेनोसोमा। तीसरा है पश्चिमाभी प्रोटोजोआ। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ में ये जलीय अत्यंत सक्रिय गति के कारण वाले जीवधारी हैं क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पश्चिमाभ पाए जाते हैं। इनमें एक गुहाग्रसिका होती है। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ में एक गुहाग्रसिका होती है जो कोशिका के सतह के बाहर की तरफ खुलता है। जो कोशिका के सतह के बाहर की तरफ खुलता है। पश्चिमाभों को लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट के तरफ भेज दिया जाता है। पश्चिमाभों के लयबद्ध गति का कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण पैरामीशियम। पश्चिमाभी प्रोटोजोआ के उदाहरण पैरामीशियम। चौथा पॉइंट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने वाले जीवधारी जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति है। इसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। इसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। तीसरा पॉइंट है कवक फंजाई जगत। इससे 37 सवाल नीट में पूछे गए हैं। परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। फंजाई कवक में जीव जगत के विशेष अद्भुत स्थान है। इनकी आकार की तथा वासस्थान में बहुत भिन्नता होती है। इनका आकार और वासस्थान में बहुत विभिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। नम रोटी और सड़ा हुआ फल में आपने कवक को देखा होगा। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूल भी फंजाई हैं। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकुरमुत्ता टोडस्टूल भी फंजाई हैं। सरसों के पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होता है। सरसों के पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर के बनाने में किया जाता है। एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। अन्य फंजाई जो होते हैं पौधे और जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग जो होता है पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होती हैं। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होती है। फंजाई जो होते हैं विश्वव्यापी होते हैं। फंजाई क्या होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। फंजाई विश्वव्यापी होते हैं जो जल, मिट्टी में जंतु, पौधे पर पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं।
गर्म और नम स्थान, गर्म और सॉफ्ट मतलब नम स्थान पर उग जाते हैं। क्या आपको कभी सोचा होगा कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। जब आप भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो आप देखते हैं कि बैक्टीरिया और फंजाई से खराब होने का बहुत कम चांस होता है, नहीं होता है खराब। और फंजाई तंतुमयी होती हैं। फंजाई कैसी होती है? तंतुमयी होती हैं, लेकिन ईस्ट जो एक कोशिक होता है, फंजाई तंतुमयी होती है, ईस्ट जो एक कोशिक होता है, इसका अपवाद है। ईस्ट एक कोशिक होता है, इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल में कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कवक तंतु कहते हैं, कवक तंतु के जाल का कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं। कुछ कवक तंतु जो होते हैं सतत नलिकाकार होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म से भरा होता है। जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म से भरा होता है, जिन्हें संकोशिका कवक तंतु कहते हैं। जिसे संकोशिका कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टी होते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टी होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। फंजाई की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती हैं। अधिकांश फंजाई परपोषी होती हैं। अधिकांश फंजाई परपोषी होती हैं। ये मृत सबस्ट्रेट में घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेती हैं। वे मृत सबस्ट्रेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है, उन्हें परजीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करती है, उन्हें परजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्चवर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी होती है। ये शैवाल लाइकेन के साथ तथा उच्चवर्गीय पौधों के साथ कवक मूल से बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसी फंजाई सहजीवी होती हैं। शैवाल लाइकेन के साथ उच्चवर्गीय पौधों में कवक मूल से बनाकर रहते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं। फंजाई में जनन काई खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। फंजाई में जनन जो होता है काई खंडन विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन निषितांड स्पोरा एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो होता है निषितांड स्पोर एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। पहला वाला है 2 चल अथवा अचल युग्मकों में प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना। इस क्रिया को प्लेज्मोगैमी कहते हैं। दूसरा है 2 केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। तीसरा है युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में समोच्च संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद 1 गुणित द्विगुणित 2n कोशिका बन जाती। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसीटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाता है और कोशिका द्विगुणित बन जाती हैं। फंजाई फलनकाय बनाती हैं, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं।
कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनते हैं। तीसरा का पहला पॉइंट है फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवास, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थान अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रकी होती है। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रकी होती है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं धानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मक की आकार की एक जैसी समयुग्मकता अथवा भिन्न असमयुग्मकता अथवा विषमयुग्मकता हो सकती है। इनके सामान्य उदाहरण म्यूकस, राइजोपस, रोटी के कवक पहले ही बता चुके हैं तथा एल्बुगो सरसों पर परजीवी फंजाई हैं फाइकोमाइसीटीज। फिर है एस्कोमाइसीटीज। दूसरा पॉइंट है एस्कोमाइसीटीज, जिसमें समांतर थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट सैकेरोमाइसीटीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती हैं। ये मृतजीवी अपघटक परजीवी अथवा समलरागी पशुविष्ठा। ये पहला वाला है म्यूकस, दूसरा है एस्परजिलस, तीसरा है गैरिकस। समलरागी पशुविष्ठा पर उगने वाली होती हैं। कवक जाल शाखी तथा पट्टी होती है। कवक जो होता है जलशाखी और पट्टी होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं जो विशिष्ट कवक जाल, जिसे कोनिडीमधर कहते हैं, ये बहिजात रूप से उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस से अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एकवचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण एस्परजिलस, क्लेविसेप तथा न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया गया। इस कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मासिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। तीसरा है बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई अथवा पफबाल हैं। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंडस्मट। कवक जाल शाखी तथा पट्टी होते हैं। कवक जाल शाखित और पट्टी होते हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होते हैं। लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इनमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन इनमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती हैं। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकी होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन के कैरियोगैमी तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम तथा बहिजात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय से लगे रहते हैं, जिसे बेसिडिया कार्प कहते हैं। इसके कुछ सामान्य उदाहरण एगैरिकस मशरूम हैं, आस्टिलैगोकंड तथा पक्सिनिया कीट फंगल हैं। चौथा पॉइंट है ड्यूटेरोमाइसीटीज। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, क्योंकि इनकी केवल अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। अलैंगिक और कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तो उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज में रख दिया गया हो।
और लैंगिक प्रावस्था के दूसरे वर्ग में बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल लिया गया। एक बार जब ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रावस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं ये जनन करते हैं। इनके कवक जाल पट्टीय तथा शाखित होते हैं। इनके कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीटीज के कुछ सदस्य मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं। लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इनके कुछ उदाहरण अल्टरनेरिया, कोलिस्ट्राइकस तथा ट्राइकोडर्मा है। अल्टरनेरिया, कोलिस्ट्राइकस तथा ट्राइकोडर्मा है। चौथा पॉइंट है पादप जगत, प्लांटी किंगडम। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक है और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीव को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधा परजीवी आंशिक रूप से पिसमपोषी होते हैं। ब्लेडर वर्ग तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधों के द्वारा अमरवेल कस्क्यूटा परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती हैं जो सेलुलोज की बनी होती हैं। इनकी संरचना के बारे में विस्तृत 3 में पढ़ेंगे। फिर प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतर होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्थाओं में लंबाई और ये प्रावस्थाएं मृतजीवी हैं अथवा दूसरे पर निर्भर करती हैं के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनज 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा गुणित यन बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। युग्मनज में बीजाणुद्भिद विकसित होता है। इसे प्रक्रम को संतत एकांतरण कहते हैं। 5वां पॉइंट है जंतु जगत, एनिमलिया किंगडम। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक हैं और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती हैं। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं। अपने भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं। जंतु जगत अपने भोजन को आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी संपोषण अथवा भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिनकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती हैं। उच्च कोटि के जीव विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि द्वारा विस्तृत होती हैं। संवेदी तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि द्वारा विकसित होती हैं। इनमें अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उनमें भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत अध्याय 4 में दिया गया है और ये है 6वां पॉइंट। इससे 24 सवाल पूछे गए हैं। विषाणु, वायरस, वायराइड्स, प्रोसंग, प्रियॉन तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस तथा वायराइड तथा प्रोसंग, प्रियॉन का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित होता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि
क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव हैं। वायरस अकोशिक जीव हैं जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती हैं। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित करती हैं, तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करती हैं और मेजबान को मार देती हैं। क्या आप वायरस के सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। पास्चर डीजे इवानोवस्की 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया गया। इनका माप बैक्टीरिया में छोटा होता है क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकाल गए हैं। M.W. बेजेरी ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है, जिन्होंने इस रस तरल को कंटेजियम वाइनस फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल कहा। W.M. स्टानले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इनमें रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होती हैं। वायरस अविकल्पी होती हैं। वायरस में प्रोटीन अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए अथवा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन और इनका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप-इकाइयों, जिन्हें पेटिकोशक कैप्सोमियर कहते हैं, मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। ये पेटिकांशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप से लगे रहते हैं। वायरस में मम्पस, चेचक, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन पीला होना तथा शिरा स्पष्टता भावना अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। ये हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, ये हैं जीवाणु भोजी वायरस। सन 1971 में टियोडाइनर ने एक नया संक्रमण कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा है तथा जिसके कारण पोटैटो स्पाइरल ट्यूमर नामक रोग हो जाता है। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायराइड्स में पाए जाते हैं, उनका अभाव होता है। इनकी यह वायराइड्स के नाम से जाने जाने वाले वायराइड आरएनए के आणविक भार कम था। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोग सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को मायोवालांट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। चैप्टर समाप्त।